नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की तरह निगम निकाय प्राधिकरण कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते की सौगात दी है। सार्वजनिक निकाय उपक्रमों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। ऐसे में राजकीय कर्मचारियों की तरह ही बढ़े हुए 4% महंगाई भत्ते का भुगतान निगमों, निकायों, प्राधिकरणों, पंचायतों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों में काम कर रहे हैं और रिटायर हो चुके कार्मिकों को दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में तमाम विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो वहीं महंगाई भत्ता में भी अब बढ़ोतरी कर दी है, जिसका 4% लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय स्वीकृति दी है, जिससे आम जनता को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए भी खुशी की खबर है, जहां नगर निगम, निकाय प्राधिकरण और कर्मियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। अब महंगाई भत्ते में 4% इजाफा होकर उन्हें मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में चल रही केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं एवं अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा अंत्योदय, पीएचएस कार्ड धारकों एवं राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को नियमित रूप से पीडीएस सिस्टम की तरफ से दिए जा रहे खाद्यान्नों जैसे चावल, गेहूं तथा मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। खाद्य मंत्री ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग द्वारा अभी तक बजट जारी नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए, जिससे प्रदेश के लगभग 1,84,000 परिवार मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि कार्ड धारकों द्वारा इस योजना का पोषण एवं दरों के लिहाज से समुचित लाभ दिया जा रहा है। देखिए, खाद्य विभाग की अंतर्गत जितनी चाहे हमारे पीएचएस कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है, उनको पीडीएस सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूंकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है और चूंकि 25 तारीख की कैबिनेट है, तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की बैठक होनी है। बैठक में विधेयक के प्रावधानों पर सुझाव दिए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्य सुझाव देंगे। प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक होगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण पर समिति की ओर से सुझाव दिए जाएंगे। संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की बैठक होगी। बैठक में विधेयक के प्रावधानों पर सुझाव दिए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्य सुझाव प्रस्तुत करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति की बैठक होगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की बैठक होनी है। प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी सदस्य अपनी अपनी राय रखेंगे। बैठक के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर समिति के सदस्य सुझाव देंगे। प्रेमचंद अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रवर समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रेमचंद अग्रवाल की। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन एवं प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश
सितंबर माह में निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी शासन आदेश हुआ है। पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 20 अगस्त तक पीआरडी जवानों को पोर्टल में पंजीकृत कर उनके दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आखिरी समय दिया गया था। साथ ही सचिव को मंत्री रेखा आर्या द्वारा पीआरडी संगठनों से बातचीत कर पंजीकरण की तिथि को बढ़ाने के साथ ही पीआरडी जवानों को अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान में 50 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है। बहुत ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को उन्हीं राज्यों के महिलाओं की सुरक्षा की याद आ रही है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को अपनी नजरें उन राज्यों में भी डालनी चाहिए जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और लव जिहाद जैसे मामले को लेकर बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में नया कानून बनाया गया ताकि बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सियासत कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जो भी घटनाएं घटी हैं उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सरकार के द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है और चाहे दोषी कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं गया है। लेकिन कांग्रेस कुछ आरोप लगाने से पहले, इस तरह के आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके जो शासित राज्य हैं या जब कांग्रेस की यहां पर सरकार थी उस समय किस तरह के प्रकरण सामने आए। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने नैनीताल जिले की जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर न तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और न ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी बीजेपी के पदाधिकारी को बगल में बैठाकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि इसी तरह के अधिकारी बीजेपी की नैया डुबाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों के बदौलत बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहां से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। कार्यक्रम में उसके तो स्थानीय विधायक को भी जानकारी देने के लिए इन्होंने। उत्तराखंड में दंगों प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिल गई है।
अब उत्तराखंड में भी यूपी और हरियाणा की तरह सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक को राज्य के लिए जरूरी बताया था, लेकिन ये कानून किसी एक विशेष समुदाय को डराने के लिए बनाया गया कानून है। बीजेपी कानून व्यवस्था को सही से लागू कर पाने में असमर्थ है, इसीलिए उसे इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता है। मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, क्यों? खोखली बातें क्यों? मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सत्ता दल बीजेपी की तरफ से आपत्तिजनक बयानबाजी पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी राहुल गांधी से घबराई हुई और डरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने देश की आजादी के लिए खुद को न्यौछावर किया है, लेकिन क्या बीजेपी को अधिकार है कि वो कांग्रेस के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करे? ये एक अहम सवाल है। निश्चित रूप से आज भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है हमारे नेता राहुल गांधी जी से, लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। उनका एक इतिहास है, उनके परिवार ने देश की आजादी के लिए अपने को न्यौछावर किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, यही अल्मोड़ा जेल हो या देहरादून की जेल हो, लगातार कई वर्षों तक जेल में बंद रहे, देश आजाद किया, सबका योगदान रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों, अत्याचारों पर सीएम आवास का कूच किया था, जिसमें पूरे प्रदेश की महिला, कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस के नेता शामिल रहे। इस दौरान प्रदर्शन में पुलिस के साथ काफी नोकझोंक हुई। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की पुलिस ने जिस तरह से रुद्रपुर में और देहरादून में महिलाओं के साथ बर्बरता की, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आखिर पुलिस किसकी सह पर ये कर रही है? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता ऐसी सरकार को आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए प्रेस वार्ता। हम भी सुनना चाहते हैं कि हमारा सत्तारूढ़ दल आखिर क्या सोचता है। मुख्य विपक्षी दल की महिलाओं के साथ जो व्यवहार कल हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये मैं बार बार कह रही हूं, हमारी पुलिस ऐसी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं से कुछ तो माइंड चेंज किया गया है, कुछ ना कुछ इशारा हमारे पुलिस प्रशासन को मिला है। जो रुद्रपुर में मेरी महिला अध्यक्ष के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उस महिला अध्यक्ष को एक गुड्डे गुड़िया की तरह आप फुटबॉल की तरह खेलते रहे, उसके साथ आपने ना उसके पद का ध्यान रखा, ना उसके महिला होने का ध्यान रखा। आप क्या सुरक्षा दोगे महिलाओं को? दक्षिण के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के नाम पर उठे विवाद के बाद उत्तराखंड के चारों धामों में भी प्रसाद के नाम पर मिलने वाले भोग को लेकर कई लोग सवाल उठाने लगे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उत्तराखंड में चारों धामों में कहीं भी प्रसाद के रूप में लड्डू नहीं मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सभी धामों में प्रसाद के रूप में सूखा प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा बीकेटीसी ने सभी पदाधिकारियों और मंदिरों के प्रबंधन समितियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो भी प्रसाद वितरित किया जाता है सभी मंदिरों में, प्रमुख मंदिर है, बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ है, सूखा प्रसाद वितरित किया जाता है। चने की दाल होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और चौलाई के लड्डू बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में वितरित किए जाते हैं, लेकिन उनमें भी किसी प्रकार से तेल, घी इत्यादि
प्रयोग नहीं किया। भविष्य में ये सब चीजें ना हो, पहले से ही सतर्क रहने के लिए निश्चित रूप से हम समय समय पर जो भी हमारे यहाँ प्रसाद वितरित होता है उसके क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देते हैं। मानसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी। खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 25 से 26 सितंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़ अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आगे भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप 25 और 26 को जा रहे हैं तो 25-26 सितंबर में जो स्कैटर टाइप एक्टिविटी वो दिख रही है प्रिडिक्शन में कि लाइट से मॉडरेट रेन जो है आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों में वो प्रदेश में मिलेंगी, खासकर हिल्स में, और मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पे भी एका दुक्का जगह जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी वहां भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा जो है 25 और 26 सितंबर को दिख रहा है। फिर 27, 28, 29 या 30 को देख रहे हैं तो फिर एक्टिविटी काफी कम हो रही है, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं लाइट एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप को मिलेगी। आगे भी ऐसा हो दिखता है छुटपुट जो हिल्स में 30 तारीख तक भी ऐसा दिख रहा है या 1 तारीख तक भी जो है। देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के कॉलेजेस के छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड पुलिस यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इसके लिए विभिन्न कॉलेजेस के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसके लिए सक्षम है। इनकी मदद से देहरादून के मौजूदा बुनियादी ढांचे के अनुसार उसकी क्षमता का आकलन करने एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे। देखिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो दून में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, वो भी एक बार देखेंगे कि जो पैचेज हैं जहाँ पर इस तरह इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पर क्या रीजन है जिसके कारण इश्यूज आ रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस में वो लोग अपने सुझाव जो है कंपाइल करेंगे। मित्र पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। फेरी वाले का सत्यापन पूछना ग्रामीण को भारी पड़ गया। मित्र पुलिस ने ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने ग्रामीण को इतनी निर्ममता से मारा कि शरीर पर पूरे निशान मौजूद हैं। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोपी उप निरीक्षक शादिक हुसैन, विनोद यादव और चालक कंबोज को बर्खास्त करके उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पनेरू के नेतृत्व में हल्द्वानी पहुंचे पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए अपने जख्म दिखाए। वहीं हल्द्वानी में मीडिया ने जब संबंधित मामले में पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो एसपी सिटी ने बताया कि संबंधित मामले की जांच एसपी क्राइम कर रहे हैं और जांच में जो तक के सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनपद नैनीताल से मैं इसी पे बात करूंगा। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे लाइन हाजिर कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर को और साथ ही इस पे जांच एक वरिष्ठ अधिकारी एसपी क्राइम साहब को दे दी गई है। उनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, सवाल तो ये उठ रहा है कि डायल 112 को सूचना दी है, लेकिन 112 में सूचना देना इतना महंगा पड़ रहा है, युवक की उसको इतनी भारी मार खानी पड़ी वहाँ पे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये एसपी क्राइम साहब को जांच दी गई, जांच में ये सारी चीजें आएंगी इसमें। तो जांच एक विस्तृत जांच होगी जिसमें कि जो भी आरोप है उनका भी वो ढूंढा जाएगा इसमें कि ऐसा क्यों हुआ, उसी के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की। इसमें जो पुलिसकर्मी उन पर मुकदमे की बात कर रहे हैं, क्या मुकदमा होगा पुलिसकर्मियों पर? देखिए, मैंने कहा ना जैसे अभी की जो जांच है जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं ग्राम सभा टांडा पोस्ट ऑफिस जिला नैनीताल उत्तराखंड से रहने कहा हूँ। बाहरी व्यक्ति कंबल बेचने वाले से
मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप बिना परमिशन के कैसे बेचे? मैंने कहा आपने किससे परमिशन ले रखी है, आप किसके वजह से बेच रहे हो? तो कितने मैंने 112 पे फोन किया, 112 पे फोन करने वहां से फोन, उन्होंने कहा 10 मिनट बाद हम दे दें। 20 मिनट उनका मुकुंद नाम का सिविल वर्दी में सिपाही आया, उनने फिर हम दोनों को थाना ले जाया गया। थाने ले जाने का मेरे विनोद यादव ने बदतमीजी से बात करके मेरे को कस्टडी में बैठा दिया गया। शादी के नाम पर ताकि कोई पुलिस के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, क्योंकि वो फेरी वालों से पैसे वसूलते हैं, वो रेटे वालों से पैसे वसूलते हैं। मैंने कप्तान साहब से ये लगातार कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है। सत्ता के संरक्षण में, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में वो सीधे महीना लेते हैं पुलिस से। ये पूरा गांव, पूरा इलाका जानता है, और उस कारण इसको इतना पीटा गया कि भविष्य में कोई पुलिस की शिकायत ना करे, किसी फेरी वाले की शिकायत ना करे। फेरी वाले से वो पैसे लेते हैं, महीना लेते हैं, इसलिए इसको मारा गया है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की गुंडई, ये मित्र पुलिस नहीं है, ये शत्रु पुलिस है। पुलिस उत्तराखंड के नाम पे कलंक है। ऐसे किसी 302 के अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। कानून पहलू थे, अगर इसने शराब पी थी, पुलिस ने, मेरा सवाल आपके माध्यम से, क्यों नहीं इसका मेडिकल करा? प्रदेश के नेशनल हाईवे पर कई बार गलत तरीके से खुले कट हादसों को न्योता देते हैं, जिसे गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड का ट्रैफिक निदेशालय हाईवेज पर खुले सभी कटों का सर्वे करने जा रहा है। इसके लिए निदेशालय की तरफ से प्रदेश के सभी कप्तानों को निर्देश जारी हुए हैं, जो सभी थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक निदेशक अरुण मोहन जोशी ने कहा कि किसी भी कट के चलते किसी भी थाना क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी अब थाना अध्यक्ष की होगी। इसमें जो एसएसपीज हैं उनको हमने कम्युनिकेट किया है कि जो भी जहाँ पर भी NH के जनपद में जहाँ पर 4 लेन हाईवेज हैं, प्रत्येक थाना स्तर पर बेसिकल ऑफिसर हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाए और उसमें सर्कल ऑफिसर रहेंगे, कंसर्निंग थाना प्रभारी रहेंगे और जो हमारे ट्रैफिक के अधिकारी हैं वो इसके मेंबर रहेंगे और हर कट को रिव्यू करेंगे। NH के जो कंसर्निंग अधिकारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। और टनकपुर में व्यापारी एकता संघर्ष समिति द्वारा तुलसीराम बीच चौराहे पर खुली चौपाल लगाई गई। इस दौरान व्यापारियों ने गांधी मैदान में रामलीला मंचन के दौरान व्यावसायिकरण को लेकर विरोध जताया। वहीं बैठक के दौरान रामलीला कमेटी अध्यक्ष संजय पांडे ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने की मौखिक घोषणा की थी। प्रथम तो विनोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पहले स्पष्ट करा देना चाहता हूं कि जो ये रामलीला मंचन हो रहा है, हम जो व्यापारी टनकपुर के व्यापारी हैं, हम रामलीला मंचन का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि हम रामलीला मंचन का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। भव्य रामलीला हो, भव्य जो इनकी राम यात्रा होती है वो हो, और व्यापारी अपने तन मन धन से पूरा इस रामलीला को सहयोग करेगा। और जैसे ये व्यवसायिक गतिविधियां हमारा सिर्फ पूरे टनकपुर व्यापारी। जनपद पौड़ी में पशुपालन विभाग की 80 टीमें अगले 1.5 महीने तक जनपद के 3.25 लाख पशुओं का बड़े स्तर पर टीकाकरण करने जा रही हैं। अभियान में मवेशियों में खुरपका, मुंहपका, ब्रोसेलोसिस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1.5 लाख गाय, भैंस और 1,25,000 भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया जाना है। देखिए, अभी जो है खुरपका मुंहपका का टीकाकरण चलाया जा रहा है। ये 10 सितंबर को शुरू हुआ है और अगले 45 दिन तक सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। इसमें क्या क्या पशु हैं जिनको टीकाकरण होना है? देखिए, इसमें मेनली तो कैटल्स हैं जो हमारे कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत कैटल्स को ही लगते थे। अगर रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि पंकज पुत्र नरेश निवासी गुड़गांव हरियाणा अपनी रिश्तेदारी में रुड़की स्थित ताशीपुर गांव में आया हुआ था। बताया गया है कि पंकज अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर रुड़की आ रहा था। जैसे ही वो पाडली गुज्जर गांव स्थित तेलीवाला में पहुंचा तो सामने की तरफ से तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। हमको मिली थी कि पाडली गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो से, किसी को चोट लगी है तो उसको वहां ले गए थे हॉस्पिटल में।
तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे, और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। ये सुनने में कि दोनों पक्ष में मारपीट हुई है, उसके बाद नहीं मारपीट तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पे गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली, स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, क्या जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी। तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम करेंगे। गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ विधायक लिखा हुआ, वो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया, तो अब उसको देख लेंगे क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। देख रहा है विनोद।